नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। ऐश्वर्या राय बच्चन को पनामा पेपर्स लीक से जुड़े मामले में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के जामनगर ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या राय बच्चन दोपहर करीब 1 बजे पहुंची, जहां पहले से ही ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ से जुड़ी सवालों की एक लंबी फहरिस्त के साथ मौजूद थे। ठीक दोपहर 1:30 बजे ऐश्वर्या से पूछताछ शुरू की गई। हम आपको उन सारे सवालों की पूरी लिस्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऐश्वर्या राय को ईडी ने आखिर पूछताछ के लिए बुलाया क्यों। दरअसल ऐश्वर्या राय का नाम पनामा पेपर लीक में एक कंपनी की वजह से आया। कंपनी का नाम था एमिक पार्टनर्स लिमिटेड। तो क्या है ये एमिक पार्टनर्स लिमिटेड और इससे ऐश्वर्या राय का क्या रिश्ता है, वो पहले आपको समझा देते हैं। एमिक पार्टनर्स लिमिटेड 2004 में बनाई गई थी। इस कंपनी में ऐश्वर्या राय के परिवार के लोग ही डायरेक्टर थे, वो खुद भी उसमें डायरेक्टर थी। कौन कौन थे इस कंपनी के डायरेक्टर? उनके पिता, उनकी मां, उनके भाई और खुद ऐश्वर्या राय बच्चन। इस वक्त उनकी शादी नहीं हुई थी, ये 2004 साल की बात है। उनके भाई आदित्य राय भी डायरेक्टर थे, उनकी मां वृंदा कृष्णा राय भी थी और पिता कृष्ण राय, ये चारों इस कंपनी में डायरेक्टर थे। और 2008 में ये कंपनी दुबई स्थित कंपनी BKR एडेनिस कन्नन ने खरीद ली। 50,000 की कंपनी थी, 2004 में बनी थी और 2008 में जब इसे खरीदा गया, जब इसका अधिग्रहण किया गया, तो वो महज $1,500 में किया गया। अब आपको बताते हैं कि ऐश्वर्या का नाम पनामा पेपर लीक में आखिर आया कैसे। तो सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि पनामा पेपर में कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम जुड़ा। कहानी शुरू होती है साल 2004 में। 2004 में यह कंपनी बनी। इसको ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। अगला ग्राफिक दिखाते हैं। 2004 में बनी हुई कंपनी 2005 में ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके माता पिता और उनके भाई, अगला ग्राफिक अगर आप दिखा पाए तो 2005 में उन्हें डायरेक्टर बनाया गया। बाद में उसी साल जून के महीने में उनको डायरेक्टर की जगह कंपनी का शेयर होल्डर घोषित कर दिया गया। तो 2004 में ऐश्वर्या राय उसकी डायरेक्टर थी और फिर उनको शेयर होल्डर बना दिया गया। और भी दिलचस्प बात यह है कि जो कागज थे कंपनी के, उसमें उनका नाम ऐश्वर्या राय से बदल के ए राय कर दिया गया। इस कंपनी का नाम था एमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में 2004 में रजिस्टर किया गया था। अब मामले में आता है एक बेहद दिलचस्प मोड़। 2007 में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी हुई और अगले ही साल जो कंपनी 2004 में बनी थी $50,000 के पेड अप कैपिटल वाली, उसको महज $1,500 में बेच दिया गया। और फिर 2009 में वो कंपनी पूरी तरीके से बंद कर दी गई। यानी कि 2007 में शादी होती है, 2008 में कंपनी को बेच दिया जाता है बहुत ही कम दाम में और 2009 में पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है। अब शक ये है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को और आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये कंपनी एक शेल कंपनी थी। शेल कंपनी का मतलब ये कुछ कारोबार नहीं करती थी। इसको बनाने का मकसद ही यही था कि इसके जरिए टैक्स बचाया जाए, कि इसको सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बनाया गया और फिर जब मकसद पूरा हो गया तो फिर इसको बंद कर दिया गया। तो एक तरफ ईडी के दफ्तर के बाहर सुबह से ही गहमा गहमी दिखी, दूसरी तरफ राज्यसभा में जब जया बच्चन सांसदों के निलंबन के मामले पर बोल रही थी तो एक मौजूद सांसद ने इस पूछताछ को लेकर टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, जया बच्चन भी भड़क गई। Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. It's not narcotic bill you are saying. to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You are not interested in the narcotics. बोलने का आप क्यों बोल रहे हैं?
मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। है डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑनरेबल मेंबर, बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर, बात भी ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए चेयर को। भी ना बैठे। आप चेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I'm calling the next member. सर, ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोला। expect you to take action on the comment that he made about me and my career. Please. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and the entire country that you don't believe in justice. He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए, आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। He made a आप personal विषय remark पर on एक me. शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? You have to protect If you the have to house. fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I am very sorry. I am calling the next speaker. दोपहर में राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। आपने देखा, इस वक्त ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के ठीक बाहर की हैं। वहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन की गाड़ी लग चुकी है। किसी भी समय वो वहां से बाहर निकल सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के करीब 6.5 घंटे 6 से 6.5 घंटे तक पूछताछ चली है ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगी कि क्या क्या उनसे सवाल पूछे गए, पर इसको लेकर के रस्साकशी शुरू हो गई है सरकार और विपक्ष के बीच में, क्योंकि जया बच्चन अकेली नहीं थी। विपक्ष ने भी जमकर ईडी की पूछताछ को लेकर के आज सरकार को घेरा। जिस तरीके से ईडी, आईटी और अब एनसीबी भी जुड़ चुकी है, हवाला दे देकर इलेक्शन के टूल किट में इन्होंने अपना लिया है, तो एक है पब्लिसिटी और एक है आईटी जिसका इस्तेमाल करते हैं। आज ही जया बच्चन जी जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, उनके परिवार में भी ईडी नोटिस आया है। तो आप समझ सकते हैं कि बौखलाहट की हदें इतनी पार हो चुकी हैं। वो जानते हैं कि सत्ता मुक्त होने वाले हैं, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा है। उसको एहसास हो गया है कि वो अब बुरी तरह उत्तर प्रदेश में हार रही है। जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। जैसे जैसे हार का डर सताने लगता है वैसे वो तरह तरह के हथकंडे अपनाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो ताकत जनता के पास होती है। आप कितने भी हथकंडे अपना लो, जनता आपको 2022 में सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी। समाजवादी पार्टी का अब संवैधानिक संस्थाओं में किसी तरह का कोई विश्वास नहीं रह गया है। किसी भी सरकारी संस्था पर वो लगातार अविश्वास उठाते रहे हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। जब सुप्रीम कोर्ट तक और निर्वाचन आयोग पर भी वो सवाल उठाते रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकारी एजेंसी अगर उसके पास किसी प्रकार की सूचना है तो उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई से समाजवादी पार्टी क्यों बौखला रही है? ईडी के दफ्तर के बाहर से सिद्धांत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पूछताछ खत्म हो गई है सिद्धांत? जी ऐसा लगता है पद्मजा, पूछताछ खत्म हो गई है। हालांकि हमें इस बारे में कोई औपचारिक पुष्टि अंदर से नहीं हुई है, लेकिन जो माहौल आपको दिखा सकते हैं, दर्शकों को दिखा सकते हैं, वो ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जामनगर ऑफिस का पीछे का गेट है और आप देख सकते हैं ऐश्वर्या राय की ये सेडान गाड़ी अभी अभी गेट के बाहर आके पार्क हुई है। बताया ये भी जा रहा है दूसरे गेट में एक दूसरी गाड़ी भी लगाई गई है, तो हो सकता है आगे वाले गेट से भी वो निकले या पीछे के भी गेट से निकल सकते हैं। प्रियांक उस गेट पर मौजूद हैं जो कि हमें अपडेट
अपडेट देंगे। पर इसी गाड़ी में वो सुबह आई थी जो गाड़ी इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर लगी। देख सकते हैं दरवाजा खुला है, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा अंदर का माहौल। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में इस वक्त क्या चल रहा है। तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है पद्मजा। तमाम ऐसी डिस्क्रिपेंसीज थी, तमाम ऐसे सवाल थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कि बाकायदा $50,000 पेड अप कैपिटल की कंपनी क्यों आखिरकार $1,500 में बेची गई, आखिर क्यों ऐश्वर्या राय ने अपना नाम ए राय कराया, आखिर क्यों वो डायरेक्टर से शेयर होल्डर बनी, और सबसे बड़ा सवाल आखिर क्यों ये कंपनी 2004 में फ्लोट की गई। सवालों की लंबी फेहरिस्त थी। फेमा के तहत क्योंकि उनको बुलाया गया था, इसलिए ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की संभावना या और पूछताछ की संभावनाएं कम हो जाती हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधा तस्वीर टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों के लिए। ऐश्वर्या राय बच्चन किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं कैमरे में यहाँ पे हलचल देखी जाती है। ऐश्वर्या राय बच्चन सीधा टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पे आप देख सकते हैं, काला चश्मा लगाया हुआ है। ऐश्वर्या राय ने मीडिया ग्लेयर को अवॉइड करने के लिए 6 घंटे की पूछताछ के बाद ऐश्वर्या राय ईडी दफ्तर से बाहर निकल रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनको गाड़ी तक पहुंचते में। बाकायदा ईडी के जो अधिकारी हैं, जो स्टाफ है, वो मदद कर रहा है एक रूट बनाने के लिए, लेकिन मीडिया का क्योंकि इतना जमावड़ा है, इसलिए हम एक सवाल भी लेना चाहेंगे अगर हमें मौका मिलेगा पद्मजा कि ऐश्वर्या राय से कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। देख सकते हैं निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है ऐश्वर्या राय के लिए। बाकायदा जो ईडी के स्टाफ है, ईडी के लोग हैं, वो एक पैसेज क्रिएट कर रहे हैं कि निकाला जा सके। मीडिया वाले जो हैं, स्टिल फोटोग्राफर्स हैं, वो देखिए ऐश्वर्या राय की पहली झलक दर्शकों के लिए। कैमरामैन से कहूंगा कि पैन करें और दिखाएं पहली झलक ऐश्वर्या राय की दर्शकों के लिए। काला चश्मा लगाया है उन्होंने और एक वक्त गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और ये गाड़ी में बैठ गई ऐश्वर्या राय। हम उनसे सवाल ले रहे हैं। ऐश्वर्या, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? ऐश्वर्या वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? ऐश्वर्या, आप पे जो आरोप लग रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऐश्वर्या, आप पे जो आरोप लग रहे हैं ईडी की जो जांच है, उस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऐश्वर्या, क्या हमारे सवालों का आप जवाब देंगी? ऐश्वर्या, so there you see Padmaja, she has decided to stay silent. She has decided not to speak on the entire investigation because of the media presence outside the Jamnagar office of Enforcement Directorate. You know, it was really difficult for her. उनके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल भरा था। हमने उनसे सवाल भी लेने की कोशिश की और देख सकते हैं ये गाड़ी है ऐश्वर्या राय से। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की। ऐश्वर्या, आपको कुछ कहना है? ऐश्वर्या, आपको कुछ कहना है? जो जांच आप पे चल रही है, आपकी मदर इन लॉ ने भी आज राज्यसभा में सरकार पे आरोप लगाए हैं। ऐश्वर्या, ये कंपनी जो आपने फ्लोट की थी, इसको लेके आप क्या कोई सफाई देना चाहेंगे? आप देख सकते हैं पद्मजा, सीधा तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा रहे हैं। जामनगर दफ्तर से ऐश्वर्या राय की गाड़ी निकल रही है 6 घंटे की पूछताछ के बाहर। मीडिया के जमावड़े के बीच में यहाँ पे बाकायदा ईडी के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया एक पैसेज क्रिएट करने के लिए, और अब ऐश्वर्या राय रवाना हो चुकी है। हमने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि दरवाजा बंद था और शीशे थे, इस वजह से शायद वो हमारा सवाल सुन भी नहीं पाई और वो इस मसले पे कुछ बोलना भी नहीं चाहेंगी, क्योंकि सुबह से उनके पीआर या उनके स्टाफ की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पर पद्मजा, जो सवाल है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, वो लाजमी है। $50,000 पेड अप कैपिटल की कंपनी क्यों $1,500 में बेची गई? क्यों ऐश्वर्या राय ने अपना नाम ऐश्वर्या राय से ए राय कराया? क्यों वो डायरेक्टर से शेयर होल्डर बनी? और आखिर क्यों कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में फ्लोट की गई? ये तमाम सवाल हैं। फिमा के तहत आज नोटिस था, 2 समन्स वो स्किप कर चुकी थी। तीसरे समन्स पे आज ईडी ने कहा उनको आना ही होगा, और क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद थी इसलिए आज वो आई। 6 घंटे की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया। जब कुछ देर में जब हम ईडी के बड़े अधिकारियों से बात करेंगे तो दर्शकों को बता पाएंगे क्या ईडी उनके बयान से संतुष्ट है या उनको एक बार फिर से समन्स इशू करेगा। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीर है जो कि सिद्धांत मिश्रा आपके लिए लेकर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत पर लगातार सवाल पूछे गए और सिद्धांत ने बिल्कुल सही बोला कि 3-4 ऐसे सवाल हैं जो कि अभी भी जिनका जवाब तलाश रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जांच जारी है, पर क्यों इस पर राजनीति हो रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर रखेंगे। विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अमन सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद है। विजय राठी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, विजय कौशिक हैं नेता कांग्रेस के। सबसे पहले राठी साहब आपसे पूछना चाहूंगी, अगर कोई गड़बड़ी है तो जांच होनी चाहिए, हाँ या ना? होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, भारत के नागरिक को, किसी को भी अगर कोई लगता है लोकतांत्रिक संस्थाओं को तो होना चाहिए। लेकिन सवाल उससे आगे भी है, शायद आप ये पूछे या नहीं पूछे, लेकिन उसका भी मैं जवाब दूंगा। जांच होनी चाहिए, लेकिन जो पनामा पेपर केस में रमन सिंह का नाम था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनसे जांच कब होगी?
उन पे कोई बात नहीं करेगा। 16,000 करोड़ जो 16,000 गुना संपत्ति अमित शाह जी के बेटे की बढ़ गई है, उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। अभी सारे पनामा सवाल पेपर्स की बात समाजवादी करें, पार्टी के संपत्ति नेताओं से बढ़ना होना। अपने में कोई भी क्राइम नहीं है, पर अगर आपकी कोई फर्जी कंपनी होती है या उसका शक होता है। 1 करोड़ का सुनिए कौन सा फॉर्मूला है, मैं भी जानना चाहूं कि 1 करोड़ का और 16,000 गुना बढ़ जाएगी इतने छोटे से टाइम में। सर, ये फॉर्मूला अगर देश के अब हम नागरिकों को पता चल अभी हम जाए, पैसे बनाने के फॉर्मूला पर यहाँ चर्चा शुरू कर देंगे तो ना तो मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ना ही आप हैं, तो हम तो बता नहीं पाएंगे कि किसका कौन सा पैसे बनाने का फॉर्मूला है। या मैं कंप्लीट कर लूं, लेट मी कंप्लीट। हाँ जी, कहिए। तीसरी बात मेरी ये है कि क्या सारे पनामा पेपर के जो केस लीक है या आईटी रेड्स है, हाँ। वो सारे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के ऊपर है। अच्छा। इस देश में, इस प्रदेश में बाकी कोई नहीं बचा है। तो देखिए, सीधा सीधा ये चीज दर्शाता है कि भाजपा में इतनी बौखलाहट है। तो और आपको, हम आप जानते इस थे- बात को मानते ये- हैं कि आज जो सवाल जवाब किया गया है वो सही है और वो प्रक्रिया का एक हिस्सा है? प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, वो पूरा चुनाव से, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार रही है, वो उससे प्रेरित है। अच्छा, चुनाव से प्रेरित है। और ये देखिए, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा। हमें पता था। अभी आईटी आई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आएगा, और तीसरा लिख लीजिएगा, अच्छा। मैं आपके टीवी पे बोल रहा हूं, अभी अमन सिन्हा CBI जी भी आना है, चुनाव अभी से CBI प्रेरित है, भी तो आना ये बताइए, वैसे इससे पहले कि आप अमन सिन्हा से मैं जवाब लेना चाहती हूँ, अगर चुनाव से ही प्रेरित है तो ऐसा क्यों है कि जो आपके उस वक्त के सांसद थे नरेश अग्रवाल, आपको याद होगा 2016 में पनामा पेपर्स आए थे, 2016 में ही 27 अप्रैल को आपके सांसद नरेश अग्रवाल ने रूल 267 में संसद के अंदर बोला था कि पनामा पेपर्स के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब अगर कार्रवाई हो रही है, आप कह रहे हैं ये तो चुनाव से प्रेरित है, तो नरेश अग्रवाल जी किस चीज से प्रेरित थे? ये मुझसे सवाल है? जी हाँ, आपसे ही सवाल है। ये 2016 में बोला था? जी हाँ, 2016 में बोला था। तो आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2021 चल रहा। अच्छा। ये चुनाव है, ये चुनाव का समय है। अच्छा। और आप देखिए, अभी इतने 5-6 साल बाद याद आई है इनको इसकी। विशाल अभी मिश्रा, सारी आईटी रेड 6 साल बाद क्यों जागे आप? नहीं सुनिए, आईटी रेड्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टर के नोटिस इन्हें अभी याद आए हैं। चलिए, हो सकता है अभी याद आ गए हों। चलिए, बट ये तो मानते हैं कि काम सही हो रहा है, भले सही देर से हो रहा है, क्योंकि 2016 में मांग थी आपकी। अच्छा, चलिए, मैंने एक बात आपकी बड़ी कर दी कि काम भले ही देर से हो रहा है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे काम होगा, नेता। अच्छा, चलिए, बाकी देश में अरे ऐश्वर्या राय समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता कब से हो गई? पर चलिए ठीक है, अमन सिन्हा से पूछ भी लेते हैं। ये आपने उनको अपना कार्यकर्ता बना दिया, उनको तो बता दीजिए पहले। ऐश्वर्या जी को पता नहीं अभी तक कुछ किसी ने बताया भी है कि वो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता बन गई। चलिए अमन सिन्हा बताइए, 5 साल बाद क्यों जाएंगे? मुझे लगता है आप लोगों ने देखिए श्रीमान जी, आप बोल रहे थे तो आपको कोई रोक नहीं रहा था, कृपया धैर्य रखें। ऐश्वर्या पद्मजा, मुझे भी अभी ये पता चला कि ऐश्वर्या राय जो हैं वो समाजवादी पार्टी की नेता हैं, और मुझे समझ नहीं आया पद्मजा कि करीब 20 से ऊपर अनेक देशों में पैनामा पेपर्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। 500 से ज्यादा लोगों पे इंडिया में इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। अगर कोई एग्रीव्ड है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है। क्या उन्होंने चैलेंज किया है क्या अपने नोटिस को, समनिंग को? 2 बार उन्होंने एडजर्नमेंट सीक किया तो उनको एडजर्नमेंट भी अलाउ कर दिया गया, तो उस पे इनको कोई आपत्ति नहीं हुई। अभी जो श्रीमान जी बोल रहे थे, तो अगर कोई अनेक लोग इसमें होंगे पद्मजा, 500 से ऊपर लोग हैं, वो ज्यादातर तो जान पहचान वाले जाने माने लोग होंगे ऐसे। और ये कहना कि बस क्योंकि कोई प्रचलित प्रतिष्ठित लोग हैं इसलिए उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, ये कौन सा ग्राउंड है इन्वेस्टिगेशन को सेटिसाइड करने का? और नहीं, पर आप इस बात का जवाब दीजिए कि जो रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उनके बेटे अभिषेक सिंह का नाम भी था। 5 साल से आपने उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। ऐश्वर्या राय बच्चन ही क्यों? सबके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं पद्मजा, पर हमें ये देखना होगा कि हर एक केस का मेरिट अलग है। और अब जैसे इस केस में अभी जैसे हम लोग देख रहे थे नवभारत पे, अभी की आपने बताया कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, एक फैमिली ओन्ड कंपनी थी, $50,000 जो है वो किस तरीके से इवेपोरेट हो गए। तो हर एक
2021 का अपना अलग मेरिट है और उसको एग्जामिन किया जा रहा है, उसी के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। पर ये कहना कि क्योंकि कोई प्रचलित है, कोई किसी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है या किसी पार्टी से जुड़ा है इसलिए इन्वेस्टिगेशन ना हो, ये तो सर्वथा अनुचित है। और ये चुनाव का क्या ये बताते हैं, ये इतने वर्षों से जब कह रहे हैं कि ये चल रहा है, तो इसका चुनाव से क्या लेना देना। उन्होंने कुछ दो बार उन्होंने एडजर्नमेंट किया, बस 10 मिनट पद्मजा, 10 सेकंड पद्मजा। नहीं, एक सेकंड, विजय राठी जी को इसका जवाब देने दीजिए, फिर वापस आपके पास आऊंगी। हाँ। अभी ये बोल रहे थे कि ऐश्वर्या राय जी कब से समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हो गई। हाँ। अरे उनकी मदर इन लॉ तो समाजवादी पार्टी की सांसद है, तो पता होगा आपको। या इसमें भी आपकी नजरों में डिवीजन होता है सब में? आप वैसे कार्यकर्ता को नहीं समझ पाएंगे। आपने अपनी नजरें इतनी ऊंची बना ली कि आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आपको पद्मजा ने बोला कि ऐश्वर्या राय क्या समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है, आप बोल दीजिए हैं तो, या तो आप मेरा समय किससे जो है उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं, आप ही का समय, बोलिए विजय राठी जी, आप अपना तर्क रखिए, फिर मैं बाकी लोगों को भी लाना चाहती हूँ। हाँ बोलिए विजय राठी जी। अब आपसे डिबेट सीखना पड़ेगा लोगों को। अभी देखिए इन्होंने किस तरीके से, जब आपने रमन सिंह के बेटे का नाम है, किस तरीके से बच के निकल गए। अरे टीवी पे बोलिए ना क्या चल रहा है उनके लिए, बताते क्यों नहीं साहब? बोलिए, सुनने के लिए बैठे हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको बताई जाएगी क्या? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन्वेस्टिगेशन खाने वाली है। आप सीआरपीसी पढ़ के आइए पहले, उसके बाद आपको पता चलेगा। काकारा मालूम नहीं, आप बताएंगे कैसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मुझे सिखाइए। इन्वेस्टिगेशन जो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी और जो एक्यूज्ड है उसके बीच में है। मत बताइए क्या पढ़ा, आप किसी पार्टी के नेता हैं या कहीं पे पार्टी के लिए टीवी पे आके बोलते हैं, इसका मतलब आपको सब कुछ बता दिया जाए? स्टेटस बताइए, कानून के ऊपर पहुंच गए हैं। टीवी पे बोल के जाइए रमन सिंह के बेटे के बारे में क्या स्टेटस है केस का, बता के जाइए पूरा। अरे भाई आप जाके पूछिए ना, आरटीआई लगा के पूछिए। और इतना आपको संकट समस्या है तो चले जाइए कोर्ट में। नहीं बताएंगे, ओके, आप नहीं बता सकते क्योंकि आपकी क्या गत है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। जो है श्रीमान नहीं बोल पाएंगे। चलिए राठी साहब, राठी साहब, जब भी कोई भी जांच शुरू होती है ना, सबसे पहले लोग रिश्ते ढूंढ लेते हैं, फिर जो है टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि आप इतनी देर से क्यों जागे। वैसे मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं, अगर आप जस्ट जाकर के 2016-2017 की थोड़ी सी रिपोर्ट्स पढ़ लेंगे तो 2017 में ही प्रवर्तन निदेशालय ने यह कहा था कि हम नोटिसेस भेजने वाले हैं, और 3 एक्टर्स के नाम आए थे, उनमें थे ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन। तो ये 2017 में ही प्रवर्तन निदेशालय ने बोला था। विजय कौशिक साहब, आपको मैं भी याद दिला दूं कि 2016 में अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि चुप क्यों है सरकार, बैठी क्यों है सरकार, सो क्यों रही है सरकार, ईडी क्या कर रहा है, मामले की जांच क्यों नहीं हो रही, तो वो थी कांग्रेस पार्टी। कम से कम आज आप ये कह लीजिए कि आपकी वजह से सारा एक्शन हो रहा है, पर आप उसमें भी खुश नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि पनामा पेपर्स मामला मोदी जी की वजह से सामने आया, या फिर अमित शाह जी की वजह से सामने आया, या फिर भाजपा की वजह से सामने आया। जब इनकी वजह से सामने नहीं आया, विदेशी मीडिया या विदेशी सूत्रों के कारण सामने आया, तो सुनिए, विदेशी मीडिया ने तो राफेल के मुद्दे पर भी भ्रष्टाचार को उजागर किया। सर, आप कहाँ रफाल में चले गए? आप अभी मुद्दे पे रहिए ना। मैं कहती हूँ कांग्रेस की वजह से सामने आया पूरा, पर अब आगे की कार्रवाई तो हो, आप उसी में खुश हो जाइए। आपकी वजह से सामने आया। अरे एक मिनट सुन लीजिए ना। हाँ जी। पेगासस मामले को भी बाहरी मीडिया ने उजागर किया, तो उन मामलों पर तो जांच बिठाई नहीं सरकार ने। इस मामले में जांच बिठा ली। अब उसमें चुन चुन कर टॉर्चर करने की नियत से नहीं, सबसे पहले तो रमन सिंह को पार्टी से बर्खास्त करके उनके खिलाफ जांच बिठानी चाहिए थी। जब तो मैं समझता कि बीजेपी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, इनकी कोई ईमानदारी नहीं है। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, यही है भाजपा का काम। चलिए, आपने ये भी फैसला कर लिया कि ना सिर्फ रमन सिंह के बेटे दोषी हैं, बल्कि वो खुद भी दोषी हैं, उनको बर्खास्त भी कर देना चाहिए। एक सेकंड, मैं विशाल मिश्रा आपके पास आती हूं। उससे पहले आपको बता दें कि आज जो 6 घंटे की पूछताछ लगभग चली है ऐश्वर्या राय बच्चन से, क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए और किन मुद्दों को लेकर के उनसे सवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछे हैं। सबसे पहला सवाल जो कि आज सुबह उनसे पूछा गया कि 2004 में आप और आपका परिवार मोज़ैक फोंसेका के संपर्क में थे। मोज़ैक फोंसेका वो कंपनी है जिन्होंने जो
कंपनी थी ऐश्वर्या राय की, उसका रजिस्ट्रेशन कराया था ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। तो उनसे पहला सवाल पूछा गया मोसैक फोंसेका को लेके। कंपनी $50,000 की थी, उसमें पार्टनर कौन कौन थे ये भी सवाल उनसे पूछा गया कि आप क्या पार्टनर थी, आपके घर वाले भी पार्टनर थे, नाम बताइए। कंपनी के डायरेक्टर से शेयर होल्डर क्यों बनी? जैसे हमने आपको बताया 2004 में कंपनी बनी, 2005 में वो डायरेक्टर थी, डायरेक्टर से जून 2005 में उनको शेयर होल्डर बना दिया गया। क्यों? इसके पीछे वजह क्या थी? आपने अपना नाम ऐश्वर्या राय से ए राय क्यों किया? जो उनके कागजात थे इस कंपनी के, एमिक जो कंपनी थी उसमें पहले उनका नाम ऐश्वर्या राय दर्ज था, फिर होते होते नाम ए राय बदल के रख दिया गया। क्यों? इसके पीछे वजह क्या थी? जब एमिक पार्टनर्स बेची गई, क्या आपको पता था कि वो बेची जा रही है? 2008 में इस कंपनी को बेचा गया महज $1500 में। क्या ऐश्वर्या राय इस बारे में जानती थी? और आपने एमिक पार्टनर्स के साथ कोई बैठक की थी? आप उसकी किसी भी मीटिंग में शामिल थी? आपका क्या रिश्ता था इस कंपनी के साथ? क्या एमिक पार्टनर्स ने कोई बिजनेस भी किया था? तो इस बीच लेन देन हुआ क्या? ये कंपनी बनी क्यों थी? इसका काम क्या था? इसने क्या कोई पैसे का लेन देन किया? इस बारे में जानकारी मांगी गई ऐश्वर्या राय से। और $50,000 की कंपनी महज $1500 में क्यों बिकी? यही है 50,000 टके का सवाल, और यह पूछा गया ऐश्वर्या राय बच्चन से। पर बार बार सवाल विशाल मिश्रा, बार बार यही पूछा जाएगा कि सब कुछ ठीक है, पर चुनिंदा लोगों से ही क्यों पूछताछ की जा रही है? इससे पहले आप इसका जवाब दें। मेरे सहयोगी सिद्धांत उस वक्त मौजूद थे जब ऐश्वर्या राय वहां से निकली पूछताछ के बाद। देखिए क्या हुआ। हैं जो स्टाफ है वो मदद कर रहा है एक रूट बनाने के लिए, लेकिन मीडिया का क्योंकि इतना जमावड़ा है, इसलिए हम एक सवाल भी लेना चाहेंगे अगर हमें मौका मिलेगा पद्मजा कि ऐश्वर्या राय से कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। आप देख सकते हैं निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है ऐश्वर्या राय के लिए। बाकायदा जो ईडी के स्टाफ है, ईडी के लोग हैं, वो एक पैसेज क्रिएट कर रहे हैं कि निकाला जा सके। मीडिया वाले जो हैं, स्टिल फोटोग्राफर्स हैं, वो देखिए ऐश्वर्या राय की पहली झलक दर्शकों के लिए। कैमरामैन से कहूंगा कि पैन करें और दिखाएं पहली झलक ऐश्वर्या राय की। दर्शकों के लिए काला चश्मा लगाया है उन्होंने और एक वक्त गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और ये गाड़ी में बैठ गई ऐश्वर्या राय। हम उनसे सवाल ले रहे हैं। ऐश्वर्या, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? ऐश्वर्या वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? ऐश्वर्या, आप पे जो आरोप लग रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऐश्वर्या, आप पे जो आरोप लग रहे हैं, ईडी की जो जांच है उस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऐश्वर्या, क्या हमारे सवालों का आप जवाब देंगी? ऐश्वर्या, so there you see Padmaja, she has decided to stay silent. She has decided not to speak on the entire investigation because of the media presence outside the Jamnagar Office of Enforcement Directorate. You know, it was really difficult for her. उनके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल भरा था। हमने उनसे सवाल भी लेने की कोशिश की। देख सकते हैं ये गाड़ी है ऐश्वर्या राय से। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की। ऐश्वर्या, आपको कुछ कहना है? ऐश्वर्या, आपको कुछ कहना है? जो जांच आप पे चल रही है, आपकी मदर इन लॉ ने भी आज राज्यसभा में सरकार पे आरोप लगाए हैं। ऐश्वर्या, ये कंपनी जो आपने फ्लोट की थी, इसको लेके आप क्या कोई सफाई देना चाहेंगे? आप देख सकते हैं पद्मजा, सीधा तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जामनगर दफ्तर से ऐश्वर्या राय की गाड़ी निकल रही है 6 घंटे की पूछताछ के बाहर, मीडिया के जमावड़े के बीच में। यहाँ पे बाकायदा ईडी के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया एक पैसेज क्रिएट करने के लिए, और अब ऐश्वर्या राय रवाना हो चुकी है। हमने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि दरवाज़ा बंद था और शीशे थे, इस वजह से शायद वो हमारा सवाल सुन भी नहीं पाई और वो इस मसले पे कुछ बोलना भी नहीं चाहेंगी, क्योंकि सुबह से उनके पीआर या उनके स्टाफ की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पर पद्मजा, जो सवाल है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, वो लाजमी है। $50,000 पेड अप कैपिटल की कंपनी क्यों $1500 में बेची गई? क्यों ऐश्वर्या राय ने अपना नाम ऐश्वर्या राय से ए राय कराया? क्यों वो डायरेक्टर से शेयर होल्डर बनी? और आखिर क्यों कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में फ्लोट की गई? ये तमाम सवाल हैं। फिमा के तहत आज नोटिस था, 2 समन्स वो स्किप कर चुकी थी। तीसरे समन्स पे आज ईडी ने कहा उनको आना ही होगा, और क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद थी इसलिए आज वो आई। 6 घंटे की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया। जब कुछ देर में जब हम ईडी के बड़े अधिकारियों से बात करेंगे तो दर्शकों को बता पाएंगे क्या ईडी उनके बयान से संतुष्ट है या उनको एक बार फिर से समन्स इशू करेगा। तो बताइए विशाल मिश्रा जी, क्या वजह है कि चुनिंदा लोगों से ही पूछताछ हो रही है? देखिए पद्मजा जी, ये कितनी बड़ी आयरनी है कि जो लोग हाथ में संविधान उठाकर संविधान की बार बार दुहाई देते हैं, विजय कौशिक जी जिनके कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वो ये भूल जाते हैं कि भारत में जब संविधान सर्वोपरि है तो भारत में विधि का शासन है। देयर इज रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे रेक्स लेक्स नहीं है मान्यवर, यहाँ पे लेक्स रेक्स है। हियर लॉ इज द किंग।
whosoever the case may be, सामने आएंगी चीजें। और पहली बात ये कि सवाल तो देखिए पद्मजा जी उठेगा जी, ये सवाल बहुत लाजिमी है कि $50,000 की कंपनी फ्लोट की जाती है, $15,000 में क्यों बिकती है? तो जवाब देना पड़ेगा और वो जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ पे इनको कष्ट हो रहा है कि केवल चुनिंदा लोगों से पूछताछ हो रही है। अरे मान्यवर, जांच की प्रक्रिया होती है, केसेस अलग अलग होते हैं, कोई फेमा में है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में होगा। अच्छा। तो ये अलग अलग केसेस के हिसाब से चीजें होंगी। और रही बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा कि मान्यवर, आपके यहाँ तो आईटी का रेट नहीं पड़ा ना? आखिर कुछ लोगों के यहाँ पड़ रहा है ना, आपके यहाँ तो नहीं पड़ा। इसका मतलब कि आपका नाम तो नहीं है। चलिए, आप ये कह बात रहे हैं बार-बार ये प्रक्रिया का हिस्सा है, पर ये प्रक्रिया अचानक से ही क्यों तेजी पकड़ लेती है? जैसे ही चुनाव का दस्तक सुनाई देती है, चुनाव की दस्तक, चुनाव की आहट सुनाई देती है, ये अगले भी कुछ दिन चलते रहेगी ये पूरी प्रक्रिया, तो ये सवाल जवाब लगातार होते रहेंगे। फिलहाल आप सबका टाइम्स साउंड ऑफ भारत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नजर इस दुनिया के साथ ही देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से दहशत का माहौल है। देश में अब तक ओमाइक्रॉन मरीजों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है। ओमाइक्रॉन के केस हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे साल का अंत करीब आ रहा है, वैसे ही लोगों की लापरवाही ही बढ़ती जा रही है, भले से ही वो बात हो मुंबई की या दिल्ली की। आगे से ध्यान रखेंगे हम। आप आगे से ध्यान रखेंगे, हाँ, मास्क लगाएंगे, मास्क लगाएंगे जरूर। बात करें थोड़ा। सर एक्चुअली आई फॉरगॉट माय मास्क। आप सही कह रहे हो, आप तो लगा लिया। एक्चुअली बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है, इसलिए एक आध मिनट के लिए निकाल दिया था। आप बहाने गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ये बहाने ना कभी खत्म हुए हैं और ना ही कभी खत्म होंगे। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन दुनिया में कई देशों में तेजी से फैला है। विदेशों में एक बार फिर हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। अस्पताल पूरी तरह भर चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना का डर मानो पूरी तरह खत्म हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उसका सबसे बड़ा सबूत है। आगे से ध्यान रखेंगे हम। आप आगे से ध्यान रखेंगे, हाँ, मास्क लगाएंगे, मास्क लगाएंगे जरूर। बात करें थोड़ा। सर एक्चुअली आई फॉरगॉट माय मास्क। आप सही कह रहे हो, आप तो लगा लिया। एक्चुअली बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है, इसलिए एक आध मिनट के लिए निकाल दिया था। कोरोना की दूसरी लहर में देश की राजधानी दिल्ली और माया नगरी से आई तबाही की तस्वीरें शायद ही कोई भूला हो, लेकिन आज दिल्ली और मुंबई में लोग खुद कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ लोग तो बड़ी ही शान से बिना मास्क के घूम रहे हैं, यानी ये मान चुके हैं कि कोरोना अब खत्म हो गया है। तो वहीं जिनके पास मास्क है तो वो बस नाम का ही है, काम का नहीं। जिन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है, मुंह और नाक को ही नहीं ढक रहे, यानी जहां मास्क होना चाहिए वहां ही नहीं है। टाइम्स साउंड ऑफ भारत संवाददाता अमित गौतम ने जब लोगों से पूछा कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ, तो उनके जवाब आप भी सुनिए। मैं इस वक्त दिल्ली के सीपी कैनॉट पैलेस पर मौजूद हूँ और पालिका पर आप ये देखिए मेरे पीछे के नज़ारे को। यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग जो कोरोना गाइडलाइन का पालन बिल्कुल नहीं करें, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि देखिए किस तरफ इस तरफ ओमिक्रॉन कितनी तेज़ी से वायरस फैल रहा है, मास्क क्यों नहीं लगाया था? बात करें थोड़ा। सर मेरी बात बताइए, आप बताइए, ओमिक्रॉन वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? सर एक्चुअली आई फॉरगॉट माय मास्क। आप ले भी सकते थे, इतनी तेजी से, मतलब आप देख भी रहे हैं कि जहां आप घर से बाहर निकलते सभी मास्क लगाए हुए होते हैं। आपको पता है ना कितनी तेजी से फैल रहा है, कितना खतरनाक साबित हो रहा है, स्प्रेड स्पीड कितनी ज़्यादा है। पिछले डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है। आई एम सॉरी, अभी जस्ट ले रहा हूँ मैं मास्क। मैम आप ये बताइए, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? तेजी से ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है। सही कह रहे हो, आप तो लगा लिया। भूल क्यों है? आपको पता है कि ये इतना तीसरी लहर की संभावना हो जा रही है। अगर आप ख्याल नहीं रखोगे, जनता ख्याल नहीं रखेगी, तो ये तीसरी लहर आने में भी देरी नहीं है ना। एक्चुअली बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है, इसलिए एक आध मिनट के लिए निकाल दिया था, बट
मास्क लगाना बहुत 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 जरूरी है सबके लिए। आगे से ध्यान रखेंगे हम। आप आगे से ध्यान रखेंगे? हाँ, मास्क लगाएंगे? मास्क लगाएंगे जरूर। बहाना तो आपने सुन लिया, अब गौर करने वाली बात भी सुन लीजिए। दिल्ली में कोविड के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। 6 महीने बाद दिल्ली में 100 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। कुछ दिन पहले तक दिल्ली में रोजाना 30 से 35 केस ही सामने आ रहे थे। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 2 और नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के अब कुल 32 मरीज हो गए हैं। दिल्ली के बाद अब रुख करते हैं माया नगरी मुंबई का। दूसरी लहर की शुरुआत देश में महाराष्ट्र से ही हुई थी और मुंबई में रोज रिकॉर्ड केस सामने आए थे। मुंबई के लोग भी दिल्ली वालों की तरह कोरोना को कुछ इस अंदाज में ठेंगा दिखा रहे हैं। बहुत से लोगों के पास मास्क नहीं है, जिनके पास है उन्होंने पहना नहीं है। इन भाई साहब को देखिए, बड़े आराम से स्कूटर चलाते हुए आ रहे हैं। हेलमेट पहना है लेकिन उसके अंदर मास्क नहीं है। ये जनाब रेहड़ी पर सब बेच रहे हैं, मास्क इनके चेहरे पर भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मुंबई के लोगों की नजर टाइम्स नाउ ऑफ भारत के कैमरे पर पड़ी तो उन्होंने मास्क लगाने में ज्यादा देरी नहीं की। यानी कैमरे के डर से मास्क तो लगा लिया लेकिन जान का डर इन्हें नहीं है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने आज राज्यसभा में कहा कि सरकार कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी मेहनत कर रही है। फर्स्ट डोज 88% लग चुका है, सेकंड डोज 58% लग चुका है। देश की ज्यादातर पॉपुलेशन आज वैक्सीनेटेड है और ये वैक्सीनेशन अभियान के माध्यम से हमारे देश के नागरिकों को कोविड के सामने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा हासिल हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जब तक लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक ये महामारी दुनिया को परेशान करती रहेगी। डॉक्टर सौमित्र रावत सदस्य हैं कोविड टास्क फोर्स से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रावत, ठंड भी बढ़ती जा रही है और केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्या दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? नहीं, इसमें कोई रिश्ता नहीं है पद्मजा जी। जैसे कि आप लोगों ने दिखाया है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो लोग बाग फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत घबराने वाली बात है। जैसे कि आपने अभी दिखाया कि कैनॉट प्लेस में बहुत सारे लोग हैं जो कि मास्क नहीं पहन रहे हैं। आपने बॉम्बे के भी दृश्य दिखाए हैं। तो चाहे अल्फा वेरिएंट हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो, ओमिक्रॉन हो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें नहीं भूलना है। और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, नाक और मुंह कवर करके रखना है। जैसे कि आपने अभी देखा कि लोग बागों ने मास्क नीचे और गर्दन में लटका हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई सरफेस टच करते हैं हाथ वॉश करिए या सैनिटाइजर लगाइए और 6 गज की दूरी बहुत जरूरी है। डॉक्टर रावत, आपको 2 सेकंड के रोकना चाहूंगी क्योंकि सच बात यह है कि जैसे ही जरा सा सरकार ढिलाई देती है वैसे ही लोग वापस अपना मास्क हटा करके ऐसे बाहर निकल पड़ते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या थोड़े से कर्ब्स बढ़ाने की जरूरत है? महाराष्ट्र में जैसे कि किया है वैसे ही दिल्ली में, देश के बाकी इलाकों में भी थोड़ा सा और कड़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये जो मास्क का इम्प्लीमेंटेशन और डिस्टेंसिंग की बात हमें जरूर करना होगा, क्योंकि अगर आप हालात देखें अमेरिका और इंग्लैंड के, अमेरिका में 1,33,000 केसेस हैं, इंग्लैंड में लगभग 80,000 केसेस हैं। और इंग्लैंड का ही देख लीजिए आप, जनवरी में उनके 60,000 केसेस थे जो उनका मैक्सिमम था। इस बार ऑलरेडी 90,000 केसेस टच कर गए थे वो। अगर ग्रेट ब्रिटेन की पॉपुलेशन हमसे 15 कम है, 15 टाइम कम है, अगर यहाँ पर वही अगर डेल्टा वाला स्वरूप आ गया तो ये बहुत ज्यादा कष्टदायक रहेगा। तो उसमें सबसे बढ़िया ये है कि हम लोग खुद सावधान हो जाएं। बिल्कुल, डॉक्टर आपको सिर्फ चेता ही सकते हैं, हम आपको सिर्फ असलियत दिखा सकते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। आगे मर्जी आपकी, जैसे बार बार सरकार कह रही है, सारे डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर रावत कह रहे हैं, दवाई भी कड़ाई भी। डॉक्टर रावत, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक।
महोत्सव के अंतर्गत राजधानी लखनऊ में भव्य लाइट एंड साउंड शो और देश का सबसे बड़ा ड्रोन डिस्प्ले कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस शो में आज मौजूद रहे। आजादी की एक संगठित, सुनियोजित व निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में आजादी की आवाज को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने मार्शल लॉ लगा दिया। भारत के वीर सपूत फिर भी डटे रहे और शांति प्रदर्शन करते रहे। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और गोरी सरकार ने निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए। इसे सुन देशवासियों का खून खौल उठा और उन्होंने अंग्रेजी संस्थानों को आजादी की ज्वाला में भस्म कर दिया। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जो आजादी की ज्योत जली थी, वो जन आक्रोश की ज्वाला बनकर। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए नाविका कुमार के साथ सवाल पब्लिक का।